नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 130वां संविधान संशोधन की, जो कि अभी हाल ही में संसद में पेश किया गया है, जिसने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। आइए मेरे साथ जानिए इसका इतिहास, क्या है इसका उद्देश्य और इस विधेयक के लाने के बाद में विपक्षी पार्टियां क्यों इसका विरोध कर रही हैं। क्या सत्ता पार्टी नहीं चाहती है कि विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, सपा, टीएमसी, ये सारी पार्टियां उनके सामने रहे। बताऊंगा मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरा नाम है अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं अमन इंडिया यूट्यूब न्यूज चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको इस बिल का परिचय बता देता हूं। ये बिल कौन लाया है, किस लिए लाया है, इसका उद्देश्य क्या है और ये सही क्या है इस बिल में और इसमें गलत क्या है। सारी बातें मैं आपके बीच रखूंगा और आपकी राय भी रखूंगा, क्या आपकी राय है। बात है 20 अगस्त 2025 की। गृह मंत्री ने लोकसभा में 130वां संशोधन विधेयक बिल पेश किया है। उसमें कहा गया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री अगर 30 दिनों के अंदर जेल में रहता है या पुलिस कस्टडी में रहता है तो उसकी कुर्सी छिन जाएगी, उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और साथ में ये भी एक शर्त लागू की गई है, अगर 30 दिन के अंदर वो जेल में चला गया है या पुलिस हिरासत में या कस्टडी में है, अगर उसकी सजा 5 साल तक या 5 साल से अधिक होगी तभी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। किस आर्टिकल में संशोधन किए जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 75 जो कि केंद्र से संबंधित है। दूसरा आर्टिकल जो कि 164 वो राज्य से संबंधित है। आर्टिकल नंबर तीसरा यानी कि ये आर्टिकल 239 संघ शासित राज्य से संबंधित है। अब मैं आपको बताऊंगा 130वां संशोधन बिल, इन तीनों आर्टिकल में क्या जोड़ा जाएगा और कैसे इसका मिसयूज होगा और कैसे इसका यूज होगा, ये किस प्रकार काम करेगा, किसके हाथ में ज्यादा पावर आएगी, सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो पहला बता देता हूं, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री या केंद्र मंत्री 30 दिन के अंदर जेल में रहता है या पुलिस कस्टडी में रहता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देता है 30 दिन के अंदर तो 31वें दिन ऑटोमेटिक उसका इस्तीफा छीन लिया जाएगा। अगर वो उसका विरोध करता है तो राष्ट्रपति उसे हटा देंगे उसके पद से। अब समझते हैं आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में कहा गया है अगर कोई मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री 30 दिन के अंदर जेल चला गया है तो उसको अपने पद से 30 दिन के अंदर इस्तीफा देना होगा, अपने पद को छोड़ना होगा। अगर वो अपने पद को नहीं छोड़ता है तो राज्यपाल, उसी राज्य का राज्यपाल उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा बिना प्रधानमंत्री की सलाह से। अब समझते हैं आर्टिकल नंबर 239 का AA। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, ये केंद्र शासित राज्यों की बात हो रही है, अगर कोई मुख्यमंत्री केंद्र शासित में 30 दिन के अंदर जेल चला गया है तो उसको भी अपने पद से इस्तीफा देना होगा। नहीं दिया तो राष्ट्रपति उसको हटा देगा। इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का तर्क क्या है? सरकार का कहना यानी सत्ता पक्ष का कहना है कि ऐसा प्रावधान संविधान और कानून की नैतिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। और उदाहरण के लिए अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को दिया है। अगर उस समय ये बिल आया होता तो शायद अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल से अपनी सरकार ना चलाते, उनको अपने पद से इस्तीफा देना होता। ये कहकर उन्होंने तर्क दिया है। अरविंद केजरीवाल जो कि 2024 में भ्रष्टाचार के मामलों में जेल गए थे। विपक्षी पार्टियों ने जोरदार इस विधेयक का विरोध किया है। कई राज्य के मुख्यमंत्री ने भी अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। कई राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी इसका विरोध किया है, जमकर विरोध किया है। क्या क्या उन मुख्यमंत्रियों ने कहा है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे फांसीवाद रणनीति कहा है। फांसीवाद रणनीति क्या है आप लोगों को मैं बता देता हूं। पिनराई विजयन ने बीजेपी सरकार को फांसीवाद रणनीति कहा है। फांसीवाद रणनीति में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, ये जो सत्ता पक्ष में है, वो अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए कई हद तक जा सकता है, कुछ भी कठोर नियम बना सकता है। ऐसा नियम भी बना सकता है कि विपक्ष पार्टी कमजोर पड़ जाए खुद के व्यक्तिगत लाभों के लिए।
फांसीवाद वो रणनीति होती थी। बताएंगे कभी विस्तार में फांसीवाद की रणनीति क्या होती है, अभी आइए इस वीडियो में। मतलब साफ साफ समझिएगा, कोई खुद को सत्ता पक्ष में रखने के लिए वो आदमी किसी हद तक भी जा सकता है, कठोर नियम बना सकता है ताकि विपक्ष पार्टी हमेशा कमजोर बनी रहे, ऐसा समझिए आप। और पिनराई विजयन ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि यह कानून सरकार की मूलभूत ढांचाओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना स्टेटमेंट जारी करके कहा है, इस कानून का विरोध करते हुए कहा है कि कुछ चुनिंदे लोगों को निशाना बनाने के लिए यह कानून लाया गया है। यह कानून पुलिस राज्य की ओर ज्यादा बढ़ावा देगा। और उधर से ममता बनर्जी का कहना है कि हिटलर जैसी नीतियों का पालन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार को करारा जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि हिटलर जैसी नीतियां ला रहे हैं ताकि विपक्षी पार्टियां इनका विरोध भी ना कर सकें, और अगर विरोध करे भी तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाए। और ममता बनर्जी ने कहा यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने जा रहा है। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि इस कानून को लाने के बाद में बीजेपी सरकार डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है, तानाशाही की ओर ले जा रही है, और ये विधेयक न्यायिक निष्पक्षता के सिद्धांत को कमजोर करने का प्रयास करेगा। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह कानून राज्यों को कमजोर करने के लिए हथियार बन सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भी कानून का विरोध करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार यह कानून अस्थिरता लाने के लिए ला रही है। अब मैं आपको इसकी मिसयूज बता सकता हूं, या बताने जा रहा हूं कि अब जो भी सत्ता पक्ष में रहेगा वो इसका कैसे मिसयूज करेगा, कितने बड़े लेवल पर मिसयूज करेगा, किस लिए ये बिल लाया जा रहा है, कैसे ये विपक्षी पार्टियों को कमजोर करेगा, किस प्रकार ये बिल विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने का काम करेगा या दबाने का काम करेगा। सबसे पहले तो इस बिल से सीधी न्याय के सिद्धांतों को चोट पहुंचती है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहा गया है कि जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध ना कर दे तब तक वो निर्दोष रहता है। लेकिन अगर ये बिल आ जाएगा तो आप समझिए सीधे सीधे अगर कोई किसी के ऊपर एफआईआर हो जाती है, किसी मंत्री के ऊपर एफआईआर हो जाती है और पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है, कस्टडी में ले लेती है, जेल भेज देती है, अभी न्यायालय ने नहीं उसको दोषी ठहराया है, फिर भी उसको अगर जेल भेज देती है, 30 दिन हो जाते हैं, तो इस बिल के अनुसार वो अपने पद से भी इस्तीफा दे देगा। बल्कि अभी न्यायालय ने ये नहीं कहा है कि वो व्यक्ति दोषी है, फिर भी उसको दोषी ठहरा देने योग्य ही ये बिल माना जा रहा है। इसलिए ये संविधान के खिलाफ है, मूलभूत ढांचे के खिलाफ है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। और ये सत्य में ये बिल खराब है। किसी व्यक्ति को बिना दोषी सिद्ध ठहराए हुए उसको उसके पद से हटाया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर कोई बच्चा का सिलेक्शन हो रहा होता है, कोई स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा होता है परीक्षा पास करके, अगर उसके ऊपर कोई फर्जी एफआईआर डाल दे तो इस हिसाब से उसका ज्वाइनिंग लेटर भी रुक सकता है, उसको भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं करने दी जाएगी। क्या ऐसा तो नहीं हमारे संविधान में लिखा है? उसको तब तक भर्ती प्रक्रिया या भर्ती में रहने का अधिकार है जब तक कि न्यायालय उसको दोषी सिद्ध ना कर दे। मैं बता रहा हूं इस बिल से राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना बहुत ज्यादा है। इस बिल से विपक्षी नेताओं को फंसाने का प्रयास किया जाएगा, झूठे केसों में फंसाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो सत्ता पक्ष में होगा वो ईडी और सीबीआई जांच के जरिए किसी को भी छापे मरवा सकता है। नॉर्मली 30 दिन के लिए वो रिमांड या जेल में चला जाएगा। अगर जेल में चला जाएगा तो इस बिल के अनुसार वो तो ऑटोमेटिक उसकी कुर्सी छिन जाएगी। क्या ये सही है इस लोकतंत्र के लिए? ये तो सीधे न्यायालय के लिए गलत है। और इस बिल से सबसे ज्यादा तो खतरा राज्यों को मंडरा रहा है जिसमें बीजेपी सरकार नहीं है, क्योंकि जिसमें बीजेपी सरकार नहीं होगी उसमें ये अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। ऐसे समझो कि जैसे कोई इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, तो ये विपक्षी पार्टियों के जो भी नेता होंगे उन्हें 1-2 महीने पहले उनके ऊपर जांच बिठा देगी, सीबीआई जांच या ईडी जांच, उनको 30 दिन के लिए जेल भेज देगी। इसके बाद नॉर्मली सा है कि अगर 30 दिन के लिए जेल भेज देगी तो उनकी कुर्सी ऑटोमेटिक चली जाएगी, वो इलेक्शन में लड़ ही नहीं पाएंगे, अपना प्रचार प्रसार ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ऑटोमेटिक उनकी हार हो जाएगी। ऐसे ये मिसयूज होगा सबसे बड़ा। बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ये बिल डिक्टेटरशिप तानाशाही की ओर ले जा रहा है भारत को। इसमें विपक्षी पार्टियों को कमजोर किया जाएगा। इस बिल से सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी यानी बीजेपी किसी भी पार्टी के सांसदों को जेल में उठाने का काम करेगी और सबसे ज्यादा फायदा
उनको होगा जो सत्ता पक्ष में पार्टी है। और सबसे ज्यादा खतरा मंडराएगा विपक्षी पार्टियों के ऊपर, जैसे कांग्रेस हुई, सपा हुई, टीएमसी हुई। अब इस बिल के मैं फायदे बता देता हूँ, यूज कहाँ है, कितने हद तक ये सही है। ऐसे समझिए कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने कभी कोई घोटाला किया है या किसी भी चीज में भ्रष्टाचार किया है या कोई भी चीज भड़काने का काम किया है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, वो तो चले जाएंगे, सही है, 30 दिन के अंदर जेल रहेंगे या 30 दिन से ज्यादा रहेंगे जेल, तो उनको तो पद से हटा दिया जाना, ये नॉर्मली सही है। बस इसका इतना सही यूज है, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। लेकिन इसका मिस यूज कितने हद तक होगा, ये तो जब आ जाएगा तभी पता चलेगा। हालांकि अभी इस बिल को विचाराधीन में रखा गया है। अभी आगे की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कोई नया अपडेट आएगा हम आप लोगों को तो जरूर पहुंचाएंगे। अब आपको बता दें, यही था 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिस बिल ने संसद में दस्तक देते ही राजनीतिक में हलचल मचा दी थी। बताइए आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में? क्या भारतीय राजनीतिक में इसकी जरूरत थी? क्या यह बिल विपक्षी पार्टियों के लिए सही है या गलत है, या इसको लाना जाना चाहिए, या यह विधेयक लोकतंत्र के लिए खतरा है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ वीडियो को साझा करें। नमस्कार, धन्यवाद।